School of Magic Season 2 Title कार्नेलियन हेड स्पाइडर। अदिति के निर्देशों का पालन करने के बाद आदर्श ने जल्द ही गहरे लाल रंग के जंगल को खोज लिया। जंगल चिपचिपे मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। अगर वह उनमें फंस जाता तो उससे मुक्त होना बेहद मुश्किल होता। आदर्श यह सोचे बिना नहीं रह सका कि अनय यहाँ क्या कर रहा था। गहरे लाल रंग के जंगल में एक अजीब सी खुशबू भी थी। आदर्श ने जल्द ही कुछ मकड़ी के जाले देखे जो नष्ट हो चुके थे। वह जितना आगे गया क्षेत्र उतना ही साफ होता गया। वह आसानी से आगे बढ़ने में सक्षम था। मकड़ी के जालों पर पतंगे। आदर्श ने मकड़ी के जालों पर बेहद सारे मरे हुए पतंगे देखे। कुछ पतंगे बेहद बड़े थे, चमगादड़ के आकार के। वे ज्यादातर नीले रंग के थे। जब आदर्श ने कुछ पतंगों को मकड़ी के जालों पर गोता लगाते देखा तो उसे तुरंत कीनी झील की याद आ गई, जो ऐसा लग रही थी जैसे कि नीले घूंघट से ढकी हुई हो। अनय सही था। पतंगों ने पानी को बहने से रोक दिया था, लेकिन वे क्या हासिल करना चाहते थे? जंगल से एक अजीब सी आवाज आई। आदर्श ने अपना ध्यान केंद्रित किया और देखा कि एक बेहद बड़ा पेड़ अचानक जमीन पर गिर गया। विशाल तना और शाखाएं तुरंत पास की गहरे लाल रंग की झाड़ियों के ऊपर गिर गई। आदर्श ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। वह एक शैडो बर्ड में बदल गया और गिरते हुए पेड़ की दिशा में उड़ गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि हवा में खून के छींटे पड़ रहे थे और झाड़ियों की पत्तियां लाल रंग की हो चुकी थी। वह विशेष रूप से आकर्षक था। मेरा हाथ! अनय ने दर्द में चिल्लाया। उसका कटा हुआ हाथ जमीन पर गिर गया। अनय ने स्टंप को पकड़ लिया और हताश होकर पीछे हट गया। उसने अपना हाथ वापस लेने की भी हिम्मत नहीं की। अनय! आदर्श चौंक गया। वह बच्चा कितना लापरवाह हो सकता है। वह क्यों समझ नहीं पाया कि वह इतना सक्षम था कि जंगल में इतनी दूर जाकर इतनी घातक मकड़ी को उकसाने की कोशिश कर रहा था। आदर्श ने बालों वाली मकड़ी देखी थी। उसके पैर और शरीर का निचला हिस्सा मकड़ी जैसा था, लेकिन उसका ऊपरी शरीर लाल खोपड़ियों से ढका हुआ था। दूर से देखने पर लाल खोपड़ियां उसकी पीठ पर लगे कार्नियल सिर को उभार रही थी। यह अजीब तरह से डरावना था। सर, भाग जाइए, यह चीज बेहद ताकतवर है। अनय ने भयंकर दर्द के कारण अपने दांत पीसते हुए आदर्श पर चिल्लाया। अनय ने बाल वाले मकड़ी को खत्म करने का फैसला किया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि शिशी खुद को और बलिदान करे। वह एक एडवांस मैजिशियन था। उसने मान लिया था कि यह जीव बेहद मजबूत नहीं है, क्योंकि यह सुरक्षित क्षेत्र के करीब था। वह खुद ही इसका ख्याल रख पाएगा। हालांकि अनय ने गलत सोचा था। बाल वाला स्पाइडर पागलपन की हद तक मजबूत था। प्रत्येक खोपड़ी जहरीले रेशम को थूकने में सक्षम थी, जिसमें अनय के लिए कुछ भी करना बेहद मुश्किल हो गया। उसे पहले से ही पछतावा हो रहा था। उसे इतना घमंडी नहीं होना चाहिए था। जैसे ही अनय ने आदर्श को चेतावनी दी, उस प्राणी ने तुरंत सभी दिशाओं में जहरीला रेशम थूक दिया, मानो वो समझ गया हो कि वे क्या कह रहे हो। जहरीला रेशम पूरे जंगल में फैल गया, तने, छतरी और झाड़ियों को ढकते हुए। एक विशाल मकड़ी का जाला बना, जिसने दो मनुष्यों को भागने से रोक दिया। इसने उनके सिर के ऊपर की जगह को भी ढक लिया। वे अब तारे नहीं देख पा रहे थे। हमारा काम खत्म हो गया, अनय चिल्लाया। नहीं, हम नहीं है, मेरे पीछे आओ, आदर्श ने कहा। सर, आपके पास इसके खिलाफ कोई मौका नहीं होगा। अनय खुद पहले से ही एक एडवांस मैजिशियन था। भले ही उसे यह स्पष्ट था कि युवा टीचर उससे अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन उनके पास अकेले स्पाइडर का सामना करने का कोई तरीका नहीं था। उन्हें इस कमांडर लेवल के प्राणी के खिलाफ एडवांस मैजिशियनों के एक समूह की आवश्यकता होगी। हेड स्पाइडर ने अपना मकड़ी का जाल बुनने के बाद आगे की ओर दौड़ लगाई। इस जीव के पैर उल्लेखनीय रूप से मजबूत थे। आगे बढ़ते हुए वे मिट्टी को हवा में उछालते रहे। इसने अपने तेज और मजबूत अगले अंगों को आदर्श की दिशा में बढ़ाया। आदर्श ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, चले जाओ। एक ओग्र ड्रैगन उसकी बाहों के चारों ओर लिपटा हुआ था। आदर्श ने मुक्का मारा और उसकी कलाई पर आग का गोला बन गया। 20 मीटर से ज्यादा लंबे इस डीमन प्राणी का सामना करते हुए आदर्श की फिस्ट से निकली लपटें हवा में 50 मीटर तक ऊपर उठी और आदर्श की फिस्ट और हेड स्पाइडर के बीच की जगह को भर दिया। आग की लपटों ने जंगल को जला दिया। एक और
भी बड़ा ओगर ड्रैगन आगे बढ़ा और रेड स्पाइडर का पीछा किया जो उड़कर गिर गया था। इसने कार हेड स्पाइडर को दूर तक गिरा दिया। जंगल मकड़ी के जाले से पूरी तरह ढका हुआ था, लेकिन जल्द ही एक विशाल समाशोधन बन गया जो भयंकर रूप से जल रहा था। आग की लपटों के रास्ते के किनारे के पेड़ जलकर राख हो गए। हेड स्पाइडर पगडंडी के अंत में था। इसका मजबूत गहरे लाल रंग का कवच पूरी तरह से खराब हो गया था। यह अभी भी जल रहा था। यह अनय के पास बस यही शब्द रह गए। क्या उसके टीचर ने शक्तिशाली कमांडर लेवल के हेड स्पाइडर को एक ही मुक्के से मारकर उड़ा दिया? मुक्का कितना शक्तिशाली होना चाहिए? हेड स्पाइडर की हालत को देखते हुए उसे दूर से ही मार गिराना उतना आसान नहीं था। आदर्श वास्तव में उसके बचाव को भेदने में कामयाब हो गया था। उसने केवल एक ही क्षमता का उपयोग किया था, एक साधारण दिखने वाली फायर फिस्ट, लेकिन उसका ऑरा और ताकत फायर मैजिशियनों के एडवांस बिलों की तुलना में बेहद अधिक मजबूत था, जिसे उसने आमतौर पर देखा था। कौन उम्मीद करेगा कि सुरक्षित क्षेत्र से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर इतना शक्तिशाली कमांडर लेवल का प्राणी मिलेगा। मुझे कुछ मिनट दीजिए, मैं पहले इसे बाहर निकालूंगा ताकि यह शहर को कोई नुकसान न पहुंचाए। आदर्श ने पलटकर अनय से कहा। सुरक्षित क्षेत्र के 50 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्रों में आमतौर पर सेना द्वारा गश्त की जाती थी। उन्हें आमतौर पर उप सुरक्षित क्षेत्र कहा जाता था। कुछ इम्पोर्टेंट शहरों ने रिक्वेस्ट की कि उनके उपरक्षित क्षेत्रों में एक भी डीमन प्राणी को रहने की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि सर्वेंट लेवल के प्राणी को भी नहीं। हालांकि वे जियांग में उप सुरक्षित क्षेत्र में एक कमांडर लेवल के प्राणी से टकरा गए थे। यदि कमांडर लेवल का प्राणी शहर के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था तो यह शहर और गांवों के लिए एक विनाशकारी झटका होगा जिनकी कड़ी सुरक्षा नहीं थी। अतीत में अमरी झील को एक अकेले डार्क विंग वुल्फ और उसके कबीले द्वारा लगभग मिटा दिया गया था। कुछ मिनट? ये शब्द सुनकर अनय का चेहरा उलझन में पड़ गया। अनय ने युवा गुरु को हेड स्पाइडर पर अटैक करते देखा। उसे लगा कि दुनिया के बारे में उसकी समझ अचानक खत्म हो गई है। क्या मैजिशियन को डीमन प्राणी से यथासंभव दूर नहीं रहना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपने स्पिलों का जाप करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित हैं? उसके टीचर ने डीमन प्राणी के करीब जाने की पहल क्यों की? आदर्श बेहद तेज था। भले ही वह कोई मूवमेंट स्पेल इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वह बेहद ज़्यादा ताकतवर हो गया था। जब वह हेड स्पाइडर से 30 मीटर दूर था तो वह प्राणी तेजी से हवा में उछला और छतरी को ढकने वाले मकड़ी के जाले पर उतरा। वह अपने पैरों का उपयोग करके मकड़ी के जाले पर आसानी से चढ़ने में सक्षम था। जाले ने उसकी गति को और बढ़ा दिया। तुम्हारी हिम्मत! मत भागना। मैं पहली बार टीचर बना हूँ, फिर भी तुम उसे मारने की कोशिश करके कोई सम्मान नहीं दिखा रहे हो। मर जाओ! आदर्श चिल्लाया। आदर्श लाइटनिंग की तरह चमकने लगा और हवा में उछलकर छतरी की ओर बढ़ने लगा। हेड स्पाइडर आदर्श के मुक्के से डर गया। वह जल्दी से एक तरफ खिसक गया और गोल गोल घूमने लगा। आदर्श को अपने लक्ष्यों पर लाइटनिंग गिराने में परेशानी हो रही थी। जब उसने एडवांस्ड स्पेल का इस्तेमाल करने का फैसला किया तो उसे अचानक एहसास हुआ कि वह रेशम से घिरा हुआ था जो कहीं से भी प्रकट हुआ था। मुझे यहाँ फंसाने की कोशिश कर रहे हो? हेड स्पाइडर बेहद चालाक था। हमलों से बचते हुए भी उसने अदृश्य रेशम को थूकना बंद नहीं किया। यह प्राणी गोल गोल घूम रहा था, आदर्श को रेशम की परतों में फंसाने की कोशिश कर रहा था। आदर्श ने खुद को एक बंद मकड़ी के जाल में पाया। जब हेड स्पाइडर ने रेशम को खींचा तो मकड़ी का जाला तेजी से कसने और सिकुड़ने लगा, जिसने आदर्श को पिंजरे की तरह घेर लिया। सर! अनय यह देखकर शॉक रह गया। विशाल मकड़ी के जाल ने आदर्श को भागने का कोई मौका नहीं दिया। अगर हेड स्पाइडर ने उसके खिलाफ चाल का इस्तेमाल किया होता तो वह अब तक हेड स्पाइडर के पेट में भोजन के रूप में समा चुका होता। अनय अभी भी सदमे में डूबा हुआ था। उसने कुछ ही दूरी पर स्पेस एलिमेंट की लहरें देखी। आदर्श की धुंधली रूपरेखा दिखाई दी। उसके चारों ओर चांदी की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। अनय दंग रह गया, लेकिन तुरंत बेहद खुश दिखा। स्पेस एलिमेंट ब्लिंक! अनय को उम्मीद नहीं थी कि उनके टीचर स्पेस एलिमेंट के एक्सपर्ट होंगे। आदर्श ने
अनय की आंखों में जोश भरे भाव को अनदेखा कर दिया। उसने अपनी नजर उठाई और विशाल मकड़ी के जाले पर बैठी हेड स्पाइडर को घूरते हुए हंसा। स्काई फ्लेम फ्यूनरल, हेलिश फ्लेम्स। सूर्यास्त अग्नि प्राप्त करने के बाद उसका फायर स्टार कॉन्स्टलेशन और भी अधिक आश्चर्यजनक और प्रभावशाली दिखाई देने लगा। एक चमकदार उल्कापिंड अचानक रात के आकाश में उड़ गया, जिससे आकाश और जंगल जगमगा उठे। उल्कापिंड धीरे धीरे जमीन के पास पहुंचते ही बड़ा हो गया। इसकी जलती हुई शैडो पूरे क्षेत्र पर छा रही थी। हेड स्पाइडर अभी भी अपने शिकार को खाने के लिए उत्सुक था। उसे आश्चर्य हुआ कि मकड़ी के जाले से बना पिंजरा पूरी तरह खाली था। उसे जल्दी एहसास हुआ कि वह बेहद बड़ी मुसीबत में है जब उसने ऊपर से आती चिलचिलाती गर्मी को महसूस किया। हेड स्पाइडर में रहते एडवांस बिल के प्रभाव के विशाल क्षेत्र से बच नहीं पाया। नाट की लपटें नीचे गिरी और मकड़ी के जालों से ढके पेड़ों को जलाकर राख कर दिया। सूर्यास्त अग्नि एक सोल ग्रेड फायर थी, जिसका अर्थ है कि यह आदर्श के स्काई फ्लेम फ्यूनर हेलिश फ्लेम्स को 2 से 3 गुना तक मजबूत करने में सक्षम थी। यहाँ तक कि कमांडर लेवल के हेड स्पाइडर के पास भी हिंसक लपटों के सामने कोई मौका नहीं था। नेक्स्ट एपिसोड, टाइटन, प्राकृतिक हंटरों के नियम। एक जोरदार धमाके के साथ गहरे लाल रंग के जंगल में आग लग गई। इस धमाके के कारण एक बेहद बड़ा गड्ढा बन गया, जिसका व्यास 100 मीटर से भी अधिक था। अनय इस बात से पूरी तरह हैरान था कि यह मैजिक कितना खतरनाक था। भले ही उसके टीचर भी उन्हीं की तरह एक एडवांस मैजिशियन थे, लेकिन उनकी ताकत में बेहद अंतर था। वह अपने स्पिलों से हेड स्पाइडर की रक्षा को भी नहीं तोड़ सका, फिर भी उसके टीचर का स्पिल कमांडर लेवल के प्राणी को गंभीर चोट पहुंचाने में सक्षम था। हेड स्पाइडर की पीठ पर कई खोपड़ियां नष्ट हो गई थी, उसके कुछ अंग भी टूट गए थे। वह बेचैनी से अपने पैरों पर खड़ी हुई और लड़खड़ाते हुए जंगल में भाग गया। आदर्श के पास उसे भागने देने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी हथेलियों पर लाइटनिंग चमक रही थी। हेड स्पाइडर जिस दिशा में भाग रहा था, उस दिशा में एक तूफानी बादल तेजी से दिखाई दिया। तूफानी बादल बेचैनी से टिमटिमा रहा था। स्काई, आदर्श उस जीव को आकाश स्काई लाइटनिंग क्लॉ से बाहर निकालने ही वाला था कि अचानक अनगिनत नीली चीजें जंगल से बाहर उड़ाई। आदर्श ने अटैक नहीं किया, लाइटनिंग बादलों के ऊपर अपनी शक्ति जमा करती रही। नीली चीजें पतंगों की एक बड़ी संख्या थी। आदर्श को पता नहीं था कि वे कहां से आए थे। वे जीव हेड स्पाइडर पर झपट रहे थे, जैसे कि वे लंबे समय से इस अवसर का इंतजार कर रहे थे। पतंगों ने हेड स्पाइडर के भागने के रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया। वे एक साथ इकट्ठा हुए और नीली रोशनी उत्सर्जित करने लगे। यह रोशनी तेज ब्लेड की तरह थी, जो हेड स्पाइडर के क्षतिग्रस्त कवच को भेद रही थी। हेड स्पाइडर दर्द से चिल्लाया। आमतौर पर पतंगों के पास इसे कोई नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं था, क्योंकि इसके कवच की रक्षा बेहद अच्छी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर पतंगे 300 मीटर से ज़्यादा नज़दीक आते तो इसके जाल उनमें से हर एक को फंसा लेते। हालांकि हेड स्पाइडर अभी भी जल रहा था, वो अपना रेशम बाहर नहीं थूक पा रहा था। आदर्श और अनय चुपचाप खड़े होकर पतंगों को अटैक करते हुए देखते रहे। उन्होंने गुस्से में हेड स्पाइडर को टुकड़ों में काट दिया। उसका खून पतंगों पर फैल गया और उन्हें भयानक लाल रंग में रंग दिया। आदर्श ने कहा, ऐसा लगता है कि वे लंबे समय से इसके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। अनय ने कहा, शीशी ने बताया कि मकड़ी उनकी प्राकृतिक दुश्मन है। शीशी, रुको, क्या तुमने उस महिला से फिर बात की? आदर्श चौंक गया और अनय को घूरने लगा। हाँ, यह शीशी ही थी जिसने मुझे बताया कि यहाँ एक हेड स्पाइडर है। हमें यहाँ इतने शक्तिशाली जीव की उम्मीद नहीं थी। ओह सर, शीशी वास्तव में एक दयालु महिला है। वह जियांग में पानी को बहने से रोकने के लिए पतंगों का उपयोग कर रही थी, क्योंकि हेड स्पाइडर ने पानी में जहर मिला दिया था। बच्चे इसके जहर के कारण बेहोश हो गए, अनय ने कहा। उसने तुम्हें यह सब बताया? आदर्श ने पूछा। हाँ, अब सब ठीक है। हेड स्पाइडर मर चुका है, जिसका मतलब है कि यहाँ हमारा काम पूरा हो गया है। पहले भी कई पतंगे मकड़ी के जालों में फंस चुके हैं। शीशी अब खुश होंगी क्योंकि वे आज़ाद हो गए हैं, अनय ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि वह बेहद दर्द में था। उसने अपना सिर उठाया और घने छत्र के ऊपर आसमान की ओर देखा।
हेड स्पाइडर के मरने के बाद मकड़ी के जाले अपना मैजिक खो चुके थे। कई पतंगे जंगल से निकलकर रात के आसमान में उड़ रहे थे। यह एक शानदार नज़ारा था। आदर्श भी पतंगों को देख रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि जंगल में कितने पतंगे फंसे हुए थे। जब उसने उनमें से बेहद से पतंगों को आसमान में उड़ते देखा, वे भी एक निश्चित दिशा में जा रहे थे, जैसे कि उन्हें बुलाया जा रहा हो। सर, वापस चलते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी कम उम्र में इतने मजबूत हो जाओगे। मुझे हमेशा लगता था कि आप यहाँ सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए आए हो, अनय ने कहा। हालांकि उसने रक्त सीरम पी लिया था, लेकिन इससे दर्द में ज़्यादा राहत नहीं मिली। उसने अपना हाथ वापस ले लिया ताकि शहर वापस आने के बाद वह उसे फिर से जोड़ सके। अनय वापस जाने पर शीशे के चेहरे पर मासूमियत भरी मुस्कान देखने के लिए बेताब था। अगर वह उसका प्यार जीत सकता था तो उसके लिए जो कुछ भी करना था वह सब सार्थक था। इसके अलावा वह निश्चित रूप से इस बार हाई रैंक के साथ ग्रेजुएट होने वाला था, क्योंकि न केवल वह अपना काम पूरा करने में सक्षम था, बल्कि उसने शहर के लिए एक बेहद बड़े खतरे से भी छुटकारा पा लिया था। सर, क्या हमारा काम पूरा नहीं हुआ है? आप अभी भी उदास क्यों हैं? अनय ने असमंजस में पूछा। क्या तुमको नहीं लगता कि इनकी संख्या बेहद ज्यादा है? आदर्श ने आसमान में उड़ते पतंगों की ओर इशारा किया। नीले पंखों से ढका आसमान इतना शानदार लग रहा था मानो वह कला का कोई अद्भुत नमूना हो। दूर दूर तक फैली शहर की मंद रोशनी ने इसे और भी खूबसूरत बना दिया था। हालांकि आदर्श को असहज महसूस हो रहा था। इस बीच टाउन हॉल में पत्थर के खंभे से बंधी महिला के बाल रात की हवा में बह रहे थे। उसका सुंदर चेहरा पीला और थका हुआ लग रहा था। वह काफी दयनीय लग रही थी, लेकिन जब उसने दूर से आ रहे शानदार नीले घूंघट को देखा तो वह धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी मुस्कान धीरे धीरे एक चालाक शैतानी मुस्कान में बदल गई। आप सभी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। टाउन हॉल जल्द ही पतंगों के एक जंगली नीले बवंडर से ढक गया। सिटी हंटर्स तुरंत टाउन हॉल में भागे, लेकिन नीले पतंगों ने उनकी दृष्टि को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था। उनके पास उन्हें रोकने का कोई मौका नहीं था। बर्फ की जंजीरें टूट गई, जिससे शीशी को आज़ादी मिल गई। वह नंगे पैर चल रही थी। वह अपने पंजों पर खड़ी होगी और कैप्टन के शरीर के ऊपर से निकल गई। पतंगे जल्दी से शीशी के पैरों के नीचे एक नीले गलीचे की तरह इकट्ठा हो गए, जैसे कि वे अपनी महारानी को घेर रहे हो। उन्होंने धीरे धीरे महिला को हवा में उठा लिया। शीशी रात के आसमान में उठी। वह अंततः रोशनी की पहुंच से बाहर होगी। उसके 1 किलोमीटर के भीतर का क्षेत्र पूरी तरह से नीले पतंगों से ढका हुआ था। कई पतंगे जो बेहद बड़े थे दूर से उसकी ओर इकट्ठा हो रहे थे। कुछ ही देर में पतंगों से बना एक भयानक बवंडर शहर के ऊपर मंडराने लगा। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि एक विशाल नीला जानवर अपने मुंह को खोलकर छोटे से शहर को निगलने वाला हो। पतंगों ने अपना पाउडर आसमान में छिड़क दिया। पाउडर में बेहद तेज खुशबू थी और यह जानलेवा जहरीली थी। शहर के लोग पतंगों के संपर्क में आने से पहले ही बेहोश हो गए। और भी लोग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े, मानो वे सब सो गए हो। नीले पतंगे उन पर उतर आए। उन्होंने उन्हें बेरहमी से टुकड़े टुकड़े नहीं किया, बल्कि ऐसा लगा कि वे उनसे कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे तितलियां अमृत इकट्ठा करती हैं। आदर्श और अनय जल्द से जल्द शहर की ओर वापस जा रहे थे। बाकी छात्र भी घटना का पता चलने के बाद शहर वापस चले गए। सर, पतंगे इसे एक आपदा में बदल रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? वे शहरवासियों पर अटैक करने वाले हैं, एक स्टूडेंट ने घबराहट में कहा। छात्र भी अविश्वास से शहर को देख रहा था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वे शायद शीशी को बचाने के लिए यहाँ आए हैं। वे लोगों पर अटैक नहीं करेंगे, अनय ने कहा। आदर्श ने कहा, तुम कितने बेवकूफ हो कि अभी भी उस पर विश्वास कर रहे हो। सर, अनय चौंका। वह शीशी एक दुष्ट और लालची राक्षस है। उसने तुम्हारे साथ बेहद बुरा व्यवहार किया है और अपना काम पूरा करने के लिए तुम्हारा यूज किया है। धिक्कार है, मुझे क्यों नहीं पता था कि हेड स्पाइडर शीशी का स्वाभाविक दुश्मन था। शीशी को नियंत्रण में रखने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, आदर्श ने कहा। आदर्श भी खुद की निंदा कर रहा था। कमांडर ने
स्टिंग झील पर उसे पहले ही बता दिया था कि उसी क्षेत्र में कुछ शक्तिशाली डेमन जीव एक दूसरे को दबा देंगे। इन जीवों के बीच के रिश्ते ने मनुष्य को शांति से रहने की अनुमति दी। सेना कभी कभी डेमन जीवों की जान भी बख्श देती थी ताकि वे किसी अन्य प्रजाति को क्षेत्र में अधिक आबादी बढ़ाने से रोक सके। हर जीवित प्राणी के अपने प्राकृतिक दुश्मन होते हैं, अन्यथा सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाता, ठीक वैसे ही जैसे डीमन टिड्डो के साथ हुआ था। टिड्डो के पास कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं था, खासकर वे जो आग में जलने के बाद उत्परिवर्तित हो गए थे। इसी तरह यह संभावना थी कि पतंगे कुछ समय से आसपास थे। शीशी के नेतृत्व में वे एक विनाशकारी लेवल तक बढ़ गए थे और हेड स्पाइडर केवल सुरक्षित क्षेत्र के इतने करीब दिखाई दिया क्योंकि पतंगे उसके लिए स्वादिष्ट भोजन थे। रेड स्पाइडर ने पतंगों की संख्या को बेहद हद तक नियंत्रित कर लिया था और शीशी को उनके साथ अपनी योजना को अंजाम देने से रोक दिया था। यही कारण था कि शहर अब तक सुरक्षित था। हालांकि उसने शीशी को हेड स्पाइडर को गंभीर नुकसान पहुंचाकर उसके प्राकृतिक दुश्मन को खत्म करने में मदद की। इसने हेड स्पाइडर द्वारा फंसे अनगिनत पतंगों को भी आज़ाद कर दिया था। पतंगे शहर के लोगों का नरसंहार करने जा रहे थे। आखिरकार वे डीमन प्राणी थे। इंसानों को खाना उनके स्वभाव का हिस्सा था, चाहे पतंगा महिला कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। आदर्श ने कभी नहीं सोचा था कि शीशी दोस्ताना है, लेकिन उसने फिलहाल उस पर नजर रखने का फैसला किया था क्योंकि उसने अनय को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसे आश्चर्य हुआ कि शीशी इतनी चालाक थी कि वो अपने स्वाभाविक दुश्मन को खत्म करने के लिए अनुभवहीन अनय का यूज करने की योजना बना रही थी। यह संभावना थी कि शीशी भी उसका इस्तेमाल करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे धोखा देना आसान नहीं था। यह सच था कि आदर्श ने कभी शीशी पर भरोसा नहीं किया, लेकिन दुर्भाग्य से वह जीवित प्राणियों के बीच प्राकृतिक दुश्मनों के कानून के बारे में पूरी तरह भूल गया था और स्पाइडर को गंभीर नुकसान पहुंचाया था। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आना पूरी तरह से पागल हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि शीशी उससे झूठ बोल रही थी। वह पानी को बहने से रोकने के लिए पतंगों का इस्तेमाल कर रही थी। उसे डीन क्रीज की मैजिक फॉर्मेशन का उपयोग करके शहर की रक्षा के लिए अवरोध स्थापित करने की योजना के बारे में पता हो सकता है, जिसका अर्थ है कि फॉर्मेशन उसके खिलाफ प्रभावी थी। आदर्श ने अपने दांत भींच लिए। उसका दिल गुस्से से जल रहा था। सर, मुझे खेद है। मुझे अनय पर नजर रखनी चाहिए थी जैसा कि आपने ऑर्डर दिया था। अदिति रो पड़ी। उसने कभी नहीं सोचा था कि पूरी स्थिति इस तरह खत्म हो जाएगी। अब खुद को दोष देना बंद करो। यह सब बेकार है। आप में से कुछ लोग जाकर उस घमंडी टीचर को ढूंढो और उससे मैजिक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए कहो। आप में से बाकी लोग पानी के प्रवाह को बढ़ाने का कोई तरीका खोजने की कोशिश करो। मैं शीशी को संभाल लूंगा और हमें और समय दिलाऊंगा। और खुद को मजबूत बनाने के लिए शहर के लोगों की ऊर्जा को हमारे ध्यान में लाए बिना ही अवशोषित कर रही होंगी। उसके प्राकृतिक दुश्मन को बाहर निकालने के बाद उसके सभी पतंगे आजाद हो जाएंगे। हो गए। वह खुलेआम शहर के लोगों की ऊर्जा पर पल रही है। वे अभी भी जीवित हैं। हमारे पास अभी भी उन्हें बचाने का एक मौका है। आदर्श ने सभी को अलग अलग काम सौंपते हुए गंभीरता से कहा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।